हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। डेली करंट अफेयर में हम आज दिनांक 1 फरवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए लोग आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, घड़ी को देखो मत। क्या लिखा है आज का मोटिवेशन कोड? घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी स्वयं करती है। तो घड़ी को सिर्फ देखिए मत, घड़ी जो करती है बस वो ही आपको भी करना है। बस चलते रहो। तो घड़ी क्या करती है? बस वो चलते रहती हैं। तो वैसे ही आपको भी उसी घड़ी की तरह बस चलते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधे सिर्फ चलते रहना है आपकी मंजिल की ओर। तो चलिए हम भी चलते हैं और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NMDC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये NMDC क्या है तो इसको भी आज मैं डिस्कस करूँगा। इसका भी फुल फॉर्म मैं लिख के लाया हूँ, ऐसे फुल फॉर्म मैं आगे से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निखत जरीन को NMDC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब दोस्तों देखते हैं आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अपॉइंटेड पर्सन कौन सा है? तो अपॉइंटेड पर्सन है निखत जरीन और अपॉइंट हुई हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो NMDC का फुल फॉर्म है दोस्तों, ये याद रखिएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC। इस NMDC का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना। तो दोस्तों, आजकल करंट अफेयर में इसका हेडक्वार्टर, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये इसका फुल फॉर्म आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके चेयरमैन हैं NMDC के सुमित देव जी, इसके चेयरमैन हैं। तो चलिए ऐसे ही और ब्रांड एम्बेसडर जो कि हैं उनका रिवीजन करते हैं, जो कि मैं लाया हूँ। तो ये भी रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में स्मृति मंधारा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था हर्बालाइफ न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और सूर्य कुमार यादव को हाल ही में 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे में। तीसरा क्या है, अनुष्का शर्मा को हाल ही में पूमा इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हाल ही में दीपिका पादुकोण को हाल ही में अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोर्टरी बर्न का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, ये रहे रिवीजन पॉइंट, तो इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे। तो ये दोस्तों, मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल रेलवे के नए महाप्रबंधक नियुक्त हुए हैं, तो वो हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं नरेश लालवानी को महाप्रबंधक
नियुक्त किया गया है सेंट्रल रेलवे का। तो चलिए देखते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट है। अपॉइंटेड पर्सन है नरेश लालवानी, अपॉइंट किया है इन्हें जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो ये नियुक्त हुए हैं एज अ जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रिप्लेस करके भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। तो इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक कुमार मिश्रा। तो इसके पहले जो थे जनरल मैनेजर वो थे अशोक कुमार मिश्रा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि इसके पहले जो जनरल मैनेजर थे उसका नेम बताइए। तो इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वही इसके पहले जनरल मैनेजर थे। तो ये हैं अशोक कुमार मिश्रा को नरेश लालवानी ने रिप्लेस करके जनरल मैनेजर बन गए हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर, जो कि है अबाउट द सेंट्रल रेलवे। तो दोस्तों चलिए अब सेंट्रल रेलवे के बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों सेंट्रल रेलवे इज़ वन ऑफ द 19th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे जो है वो 19th जोन है इंडियन रेलवे का। और इसका हेडक्वार्टर है इज़ इन मुंबई। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में एट छत्तीसगढ़ शिवाजी महाराजा टर्मिनल। तो इसका हेडक्वार्टर है छत्तीसगढ़ मुंबई एट छत्तीसगढ़ शिवाजी महाराजा टर्मिनल में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट। इट हैज़ डिस्टिंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन इन इंडिया विच ओपन फ्रॉम मुंबई ऑन 16 अप्रैल 1853। तो हाल ही में फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन यहाँ से ऑपरेट हुई थी, यहीं से चली थी, जो कि चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पैसेंजर रेलवे स्टार्ट हुई थी, ऑपरेटिंग इसका स्टार्ट हुआ था। चलिए चलते हैं अबाउट, ये दोस्तों वापस से आ गया है। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है EPFO द्वारा देश के 685 से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो EPFO द्वारा देश के 685 से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में दोस्तों EPFO ने अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए यह कार्यक्रम का नाम है निधि आपके निकट 2.0। ये दोस्तों लॉन्च किया है। तो ये क्या है EPFO, चलिए जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि, दोस्तों ये क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने देश के 683 जिले से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बोल दिया था, निधि आपके निकट 2.0 एक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। एक जिला, तो यह निधि आपके निकट 2.0 एक ज़िला आउटरीच कार्यक्रम है, जो कि इसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में एक ही दिन यानी एक दिन में पहुंचना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आजकल लोगों को इसकी जानकारी कम होने लगी है। तो दोस्तों यह जानकारी फैलाने के लिए एक दिन में ही यह आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की तरफ से। यह हर महीने 27 तारीख को या एक दिन में इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाएगी, उसी का संगठन बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका नेम क्या था, निधि आपके निकट
2.0 जो कि लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं। इसे दोस्तों EPFO मुख्यालय के सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय आरती आहूजा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है आरती आहूजा द्वारा, जो कि ये EPFO के मुख्यालय के सचिव और श्रम और रोजगार मंत्रालय भी हैं, आरती आहूजा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब देखते हैं EPFO क्या है, तो उसका भी देख लेते हैं। EPFO का इस्टेब्लिशमेंट है 1951। तो EPFO का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1951 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1951 में हुआ था, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था जब इसका एक्ट पारित हो गया था। तो इसका एक्ट लागू हुआ था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में। तो इसने कार्य करना कब शुरू किया था? 1952 में इसने कार्य करना शुरू किया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसके अंडर में कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश के कौशल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक घरेलू कार्ड योजना अफ्रीगो लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया ने अफ्रीगो ये एक घरेलू कार्ड लॉन्च किया है। जैसे हम लोगों के भी ATM कार्ड जो होता है दोस्तों, वैसे ही इन्होंने भी अपना ATM कार्ड लॉन्च किया है। हम लोगों का रुपए चलता है, तो वैसे ही इन्होंने भी अपना अफ्रीगो कार्ड लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे है, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर गाडविन एम्फिले। तो सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर गाडविन एम्फिलो ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे विदेशी कार्डों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक घरेलू कार्ड योजना, उसका नाम क्या है? अफ्रीगो लॉन्च की है। तो इस लॉन्च के माध्यम से नाइजीरिया घरेलू कार्ड योजना वाला देश बनने के लिए चीन, रूस, भारत और तुर्की में शामिल हो गया है। तो पहले इसमें चीन, रूस और तुर्की के पास ही अपना घरेलू कार्ड हुआ करता था। अब इसमें नाइजीरिया ने भी अपना ये कार्ड लॉन्च करके चीन, रूस और भारत और तुर्की में शामिल हो गया है। तो इसमें अब इन देशों के साथ नाइजीरिया भी शामिल हो गया है, जिसके पास अपना घरेलू कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य है देश के विदेशी लेन देन शुल्क बचाना। तो इस कार्ड से क्या होता है, जब विदेशी लेन देन करते हैं तो उसमें टैक्स देना रहता है, तो उन सब टैक्सों से बच जाता है। जब अपना निजी कार्ड हो जाता है दोस्तों, तो उससे बचाव हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं अबाउट नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के बारे में भी देखते हैं। तो ये है, नाइजीरिया की कैपिटल है अम्बुजा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, नाइजीरिया की जो कैपिटल है, राजधानी, वो है अम्बुजा। और नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियन नायरा इसकी करेंसी है। और इसके प्रेसिडेंट्स हैं मुहम्मद बुहारी इसके प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भगवान श्री देवनारायण जी के कौन से अवतार महोत्सव के उपलक्ष्य में समारोह को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री देवनारायण जी का कौन सा अवतार था? तो वो था अवतार 1111वें अवतार के महोत्सव के उपलक्ष्य में समारोह को संबोधित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल जो कि है, सॉरी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी के कौन सी है 1111वें अवतार महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया है। तो इसका ये दोस्तों अवतार है 1111वां अवतार है, जन्म अवतार है। इसी दिन इनका जन्म हुआ था। उसके 1111 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीलवाड़ा में आयोजित समारोह को संबोधित किया है। तो भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुज्जर के परिवार में हुआ था। तो इनके पिता थे जी गुज्जर के परिवार में हुआ था। तो भगवान देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? जी गुज्जर। तो दोस्तों ऐसे भी पॉइंट्स बनते हैं पेपर में, तो ऐसे याद रखिएगा। तो इनके पिता का नाम गुज्जर था, जिन्होंने मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेवाड़ की झील का नाम क्या था? तो उसकी प्रसिद्ध झील है मेवाड़ की मंडल झील, की स्थापना देवनारायण जी के पिता गुज्जर जी ने की थी। तो दोस्तों ये स्टैटिक्स पॉइंट भी याद रखिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन भले ही कम होते हैं, लेकिन ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो भी नए लोग आए हैं वो मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको आने वाली मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीतने के लिए इंग्लैंड को हराया है। यह किस देश में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीतने के लिए इंग्लैंड को भारत ने हरा दिया है। तो यह किस देश में आयोजित हुआ था महिला अंडर 19 T20 विश्व कप? तो ये हुआ था हाल ही में, ऑप्शन साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया है। तो दोस्तों ऐसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि कितने विकेट से हराया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 7 विकेट से हराया है। और किसने हराया? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये संस्करण कौन सा था? पहला संस्करण था जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, ये महिला T20 विश्व कप है। चलिए, पहली बार भारतीय महिला टीम ICC का कोई टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है। तो ये दोस्तों पहली बार हुआ है जब कोई भी भारतीय महिला टीम ICC का कोई टूर्नामेंट जीतने में सफल हुई है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये क्योंकि पहली बार है, तो पहली बार महिला ने कोई टूर्नामेंट जीता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? तो अभी दोस्तों हम लोगों ने महिला विश्व कप देखा T20, और यहाँ पर भी
अब पुरुष की बात आई है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हो जाते हैं। अभी महिला भी था, ये पुरुष का हॉकी है और महिला का क्या था, महिला का था क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ से भी याद रखिएगा कि पुरुष हॉकी में और महिला क्रिकेट में जीता है। तो इसमें क्या है, किस देश में भुवनेश्वर ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये जीता है हाल ही में, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने जीता है, विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है। तो अभी महिला में भारत ने जीता था और हॉकी में पुरुष में जर्मनी ने जीता है। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, तो ये किस स्टेडियम में हुआ था? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियन बेल्जियम को, तो इससे पहले कौन था, वो बेल्जियम था, को शूट आउट में 5-4 से हराया है। तो इससे पहले की विजेता हैं, गत चैंपियन है बेल्जियम, को शूट आउट करके 5-4 से हराया है। दोस्तों जर्मनी ने किसको हराया है? बेल्जियम को हरा दिया है, तो विश्व कप जीत लिया है। जर्मनी ने अब तक 3 बार विश्व कप जीता है। तो जो जर्मनी अभी जीता है, तो वो जर्मनी ने अब तक 3 बार विश्व कप जीता है। पहला जीता था 2022 में और दूसरा जीता है 2006 में, सॉरी दोस्तों, 2006 में जीता था और तीसरा 2023 में जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अगस्त 2023 में 15वां, ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो ये 15वां शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, जो कि 15वां सम्मेलन है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा सम्मेलन था। तो ये 15वां सम्मेलन है ब्रिक्स का। तो चलिए देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो समिट कौन सी है? ब्रिक्स समिट है। तो ये एडिशन, इसका एडिशन कौन सा है? एडिशन है इसका 15th एडिशन है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, हेल्ड ऑन, तो इसको हेल्ड करेंगे कौन कौन? हेल्ड एट होगा तो दुर्बन साउथ अफ्रीका, ये दुर्बन में साउथ अफ्रीका में हेल्ड की जाएगी। तो 14th एडिशन इसका, इससे पहले वाला इसका एडिशन जो 14th एडिशन था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था चाइना में। कब हुआ था? तो इसकी डेट नहीं है दोस्तों, ये फर्स्ट एडिशन की डेट है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट एडिशन 2009 कहाँ में? रसिया में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन रसिया में हुआ था और 14th एडिशन चाइना में हुआ था। और अभी हाल ही में जो एडिशन होने वाला है 15th वाला, वो कहाँ होगा? वो होगा साउथ अफ्रीका में। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये रही ब्रिक्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए चलते हैं, ये दोस्तों अब आते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट है जून 2016 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में और इसके मेंबर हैं, तो ब्रिक्स के 5 मेंबर हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है ब्राज़ील, फिर रसिया, तीसरा है इंडिया अपना प्यारा भारत, और चौथा है चाइना और 5वां है साउथ अफ्रीका। तो ये दोस्तों इसके 5 मेंबर हैं जो कि याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। पहला है ब्राज़ील, दूसरा है रसिया, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ऐसे दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में खादी फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में वो शहर कौन सा है जिसमें खादी फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये है दोस्तों हाल ही में वो है शहर मुंबई शहर में खादी फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी तेलुगु फिल्म अभिनेता और पूर्व संसद सदस्य जमुना का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं?
तो हाल ही में फिल्म अभिनेता और पूर्व संसद सदस्य जमुना का निधन हो गया है। तो वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं जमुना, जिनका निधन हो गया है। तो चलिए देखते हैं जमुना के बारे में। वयोवृद्ध तेलुगु फिल्म, तो वयोवृद्ध जो तेलुगु फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद लोकसभा जमुना का हैदराबाद तेलंगाना में निधन हो गया है। तो ये वयोवृद्ध तेलुगु फिल्म की अभिनेता भी हैं और साथ ही साथ ये पूर्व सांसद लोकसभा भी हैं। ये इनका निधन हैदराबाद तेलंगाना में हो गया है। जमुना को सिल्वर स्क्रीन की सत्यभामा के रूप में जाना जाता है। तो इनका मुख्य नाम क्या है? सिल्वर स्क्रीन की सत्यसभा के रूप में भी जाना जाता था। उनके द्वारा जो निभाई गई भूमिकाएं हैं वो है, पहला है आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी। तो इनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं, पहला आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, इनके नाम से भी इनको जाना जाता था। तो चलिए, ये काफ़ी फेमस पर्सन है क्योंकि ये वासुदेव तेलुगु फिल्म की अभिनेता भी हैं और ये पूर्व सांसद लोकसभा भी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक और सोशल मीडिया तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।